गाइस कैसे आप लोग बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जो यूपी बोर्ड द्वारा आप लोग का क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है। उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी हमें दोस्त, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग हल्के में इसको मत लेना। आप लोग के इंग्लिश में जो 20 मार्क के शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये समझ जाओ कि एक तरह से मैथ को टक्कर दे रहे हैं। मैथ से भी मैं इनको कठिन मानता हूं, क्योंकि इनमें देखो आप लोग का तीन थे जो ऑब्जेक्टिव, तीन ही नहीं, कई थे ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन उसमें से तीन आप लोग के पैसेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे यहाँ पे पैसेज ये दे दिया और इससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव बनाया, तो ये काफी कठिन हो जाता है सॉल्व करना। तो चलो हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखो आप लोग का जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आप लोग कहाँ OMR शीट पे देना होगा, ये सब आप जानते ही हो, ठीक है। तो चलो वो बात अलग है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ये आपको यहाँ दे दी है इंस्ट्रक्शन पार्ट ए में कि क्वेश्चन 1 से 3 तक जो है ये क्या है, आप लोग को ये पैसेज को पढ़ना है और उस ये जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। तो ये पहला क्वेश्चन है और इधर आप लोग के ये दो, यहाँ दो और ये थर्ड, ये तीन, 1 से 3 तक का क्वेश्चन आप लोग को ये पैसेज के अनुसार देना है, पैसेज पढ़कर देना है। देखो पैसेज पैसेज बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका जो ट्रिक एक तरह से समझ लो कि उनको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, ये नहीं, ऐसा नहीं कि आप लोग बिना क्वेश्चन को पढ़े पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करोगे तो फिर आपको दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, ओके, हम अनेबल होते हैं टू हियर, सुनना, अ साउंड, एक साउंड, इफ यानी यदि, क्या होता है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया है। चलो उसको हम लोग, तो इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा इसका आंसर। बाकी इधर 2 क्वेश्चन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, ओके, द टू एक्सट्रीम्स दो जो एक्सट्रीम्स होती है, एक्सट्रीम्स मीन्स अपनी जो मैक्सिमम सीमा होती है, जैसे हमारी दौड़ने की मैक्सिमम क्षमता कितनी है, वो हमारी एक्सट्रीम हो गई। और उसके अलावा हमारे दौड़ने की मिनिमम भी क्षमता क्या हो गई, वो भी एक तरह से एक्सट्रीम हो गई। तो यही कह रहा है कि दो एक्सट्रीम्स एक समान कैसे होती है, इसका मतलब क्या है। तो इसको भी हम ही अभी पैसेज देखेंगे तो उसमें इसका आंसर मिलेगा। उसके अलावा एक और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, ओके, स्लो का जो अपोजिट है पैसेज में कौन सा शब्द है। अब चलो हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, और यहाँ आप लोग का देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए। अब हम लोग पैसेज आप लोग का पढ़ते हैं और देखते हैं इन तीनों क्वेश्चन का आंसर। देखो यहाँ से हम लोग पैसेज स्टार्ट करते हैं। देखो पैसेज पढ़ते समय यहाँ आपको बहुत डीप में इनका इसका अर्थ नहीं भी मालूम रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको ऊपर ऊपर इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ आ रहा है तो कोई आप अच्छे हो, और डीप में इसका अर्थ भी आपको वहाँ निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फाइनली तो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। तो इसको नॉर्मली भी आप लोग का आ रहा है इसका हिंदी अर्थ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न that in all matters the two extremes are alike। यहाँ पे देखिए कि यह एक ग्रेट लेसन है हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए, टू लर्न सीखने के लिए, डेट मीन्स यहाँ पे की इसका अर्थ है, डेट की, इन ऑल मैटर्स यानी सभी मामलों में, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं, ठीक है, वो एक समान होती हैं। देखिए यहाँ एक्सट्रीम्स कहने से ये मतलब है कि जैसे आपके दौड़ने की क्षमता कितनी है, एग्जाम्पल के तौर पे उसकी मैक्सिमम सीमा, तो वो आप लोग की दौड़ने की एक्सट्रीम हो गई, मैक्सिमम वाली। और अगर आप कितना धीमे दौड़ सकते हैं, वो भी आप लोग की धीमे वाली एक्सट्रीम हो गई। तो ही पूछ रहा है यहाँ पे, वही कह रहा है कि इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम आर अलाइक, जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं वो समान होती हैं। द एक्सट्रीम्स पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम्स निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, जो पॉजिटिव एक्सट्रीम्स होती है और निगेटिव एक्सट्रीम होती है वो हमेशा क्या होती है, सिमिलर होती है, समान होती है, ठीक है। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, यहाँ पे देखिए व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम, ओके, अगर लाइट का वाइब्रेशन यानी स्पंदन काफी कम हो तो हम उसे नहीं देख सकते। नॉर डू वी, और न ही वी यानी हम, सी देम उन्हें देख सकते हैं, व्हेन दे आर
टू रैपिड, यदि वो ज्यादा तेज हो। यहाँ पे देखिए आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यहाँ पे देखिए वेन दी, पहले नहीं दूसरे क्वेश्चन का, यहाँ पे वेन दी वेरियस ऑफ लाइट आर टू स्लो। यहाँ देखिए स्लो मतलब अगर जो लाइट है उसका स्पंदन अगर स्लो है तो उसको हम नहीं देख सकते, और उसका स्पंदन क्या है तेज हो तब भी हम उसको नहीं देख सकते। तो हमें यहाँ एक शब्द पूछा था, इधर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे एक हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं तीसरा, कि विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट क्या था, तो यहाँ से रैपिड, साफ इसका आंसर हम लोग का सीधे सीधे यहाँ पे मिल गया, क्योंकि यहाँ स्लो का अर्थ है धीमा और यहाँ रैपिड यानी तेज, तो सिंपल इसका हम लोग का अपोजिट हो गया स्लो का रैपिड। उसके अलावा आगे देखते हैं, सो इसलिए विथ साउंड मतलब साउंड के साथ, वेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, मतलब साउंड की पिच भी अगर काफ़ी स्लो हो तो हम उसे नहीं सुन सकते। वेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर आइदर, और अगर वो काफ़ी ज़्यादा भी हो तो भी हम नहीं सुन सकते। ये तो मतलब आप जानते हो, साइंस के स्टूडेंट हो तो ये सब जानते होंगे कि अगर साउंड की एक वेव होती है उसके बीच का ही साउंड हम सुन सकते हैं, उससे अगर कम हो या ज़्यादा हो तो उसको नहीं सुन सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोगों से पूछा था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, मतलब हम क्या है अनेबल हो जाएंगे या अनेबल होंगे आवाज़ को सुनने में, कब, इफ मतलब यदि क्या होगा तब। इट इज लो मतलब वह लो होगी, सही बात है, लो होगी तो नहीं सुन सकते। इट इज टू हाई, यह बहुत ज़्यादा होगी, ये भी ठीक है, ठीक है। इट इज टू नॉइजी, ये गलत है भाई, इट इज टू नॉइजी मतलब ना जैसे सामान्य शोरगुल होता है, तो सामान्य शोरगुल तो हम सुन सकते हैं। यहाँ डी ऑप्शन के बोथ ए एंड बी, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर वो काफ़ी स्लो होगी, इट इज़ टू स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो बात कर रहा है, और इट इज़ टू हाई मतलब इट इज़ टू स्लो मतलब अपने एक्सट्रीम लेवल पे स्लो, जितना वो स्लो हो सकती है तो हम नहीं सुन सकते। और इट इज़ टू हाई मतलब वो जितना हाई हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से, तो उसको भी हम नहीं सुन सकते। तो यहाँ ए और बी दोनों सही है, और दोनों को ये इंक्लूड अपने आप में कर रहे हैं, तो ये आप लोग का सही हो गया। देखिए मुझे ये करते समय टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाते हो ना तो इसको आपका मान लीजिए मतलब पहला पैसेज है तो इसको 5 मिनट में एक पैसेज सॉल्व करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को 20 जो ऑब्जेक्टिव है ना उनको आपको सॉल्व करने के 1 घंटे मिलेंगे। जी हमें दोस्तों 1 घंटे टाइम मिलेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। तो यहाँ हम लोग का कितने क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया, थर्ड वाला और ये। उसके अलावा हम लोग का यहाँ कौन सा ये क्वेश्चन बचता है, द टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स, ओके इसका भी हमने अभी यहाँ देखा कि मतलब जो दो हैं एक्सट्रीम्स वो मतलब समान कैसे हैं, इसका मतलब क्या है। तो एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन निगेटिव, ये तो गलत है, हमने अभी देखा ये मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम निगेटिव से बेटर है, सॉरी यहाँ एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर, हाँ जो पॉजिटिव एक्सट्रीम है वो बेटर है निगेटिव से, ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ तो हमें यहाँ अभी बता रहा था कि ऑलवेज सिमिलर मतलब हमेशा समान होती हैं, तो ये तो गलत है कथन। ओके अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला क्या है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ये क्या, ये भी गलत आप लोग का। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, ये आपका सही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ हम लोग बोथ यहाँ मतलब पैसेज के अनुसार हम लोग मतलब बोथ मतलब जो एक्सट्रीम लेवल होती है चाहे वो हाई हो या लो हो, सभी स्थितियों में मतलब समान होता है वो हमें, मतलब समान होने का मतलब कि ज़्यादा तेज भी हो तो वो हमें मतलब विजिबल नहीं होता है, जैसे लाइट के केस में, और ज़्यादा कम भी हो तो भी विजिबल नहीं होता है। साउंड के अगर हम केस में देखें तो ज़्यादा साउंड हो तो भी नहीं सुनाई देता है, कम साउंड हो तो भी हमें नहीं सुनाई देता है। तो इस प्रकार इस मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कि दी टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स मतलब दो एक्सट्रीम्स जो होती हैं समान होती हैं, इसका मतलब क्या है, तो वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, यही इसका मतलब है। क्लियर, चलो तो हमने तीनों प्रश्न कर लिया। अब देखो यहाँ आपको नीचे सब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे केवल हो गया, तो अब क्या नीचे पढ़ने की जरूरत है, इसको छोड़ दो, आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। यहाँ देखो 4 से 8 नंबर, 4 से जो 8 नंबर के प्रश्न होंगे ये आप लोग के ग्रामर बेस्ड होंगे। देखिए मैंने पूरा का पूरा आप लोग का ये इंग्लिश का पेपर है ना, इसका एक तरह से रिव्यू या एनालिसिस करा दिया है कि कैसे आप लोग का पेपर आएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप जरूर
देखिएगा कि कैसे आप लोग का पूरा पूरा पेपर आएगा, क्योंकि इसमें तो केवल मैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, पूरा आपको पेपर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलो यहाँ 4 से 8 तक के प्रश्न कर लेते हैं, ये ग्रामर बेस्ड होंगे। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है, यानी फर्स्ट एक तरह से बोले या चौथा बोले हम लोग, चलिए चौथा ही बोलता हूँ, ग्रामर सेक्शन का एक तरह से फर्स्ट हो गया, लेकिन 4 नंबर ही बोलता हूँ। चलो 4 नंबर प्रश्न क्या है कि आई, उसके बाद यहाँ खाली स्थान, देयर विथ माई पेरेंट्स। ओके, अब यहाँ ऑप्शन है कि विल गो। देखो यहाँ ओके, ये टेंस से इसका मतलब रिलेटेड प्रश्न है कि आई यहाँ क्या भराएगा, और यहाँ पे आपका ये सेंटेंस दिया, तो आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, ये भी सही है। देखो क्योंकि अभी क्या है ना कि आई और वी के साथ ये मतलब नए जमाने में आप लोग देख रहे हो कि विल का प्रयोग हो रहा है। ऐसे आप लोगों ने टेंस में पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब आई और वी के साथ मतलब विल का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये उसके अनुसार नए मेथड के अनुसार ये भी सही है। ये हो सकता है कि आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो इसका मतलब मतलब क्या है, ये मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब है, आप सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस एक तरह से ये बोल सकते हैं हम लोग का ये है। तो यहाँ पे आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता के पिता के साथ क्या वहाँ जाऊँगा। ओके, और यहाँ पे देखो सेकंड में है वेंट, ये भी यहाँ पे हो सकता है, वेंट भी हो सकता है, ये भी सही, क्योंकि आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स। वेंट मतलब ये देखिए सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब क्या, आप लोग का पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद एकदम से सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो फास्ट इंडिफिनिट टेंस में ऐसा होता है। तो यहाँ ये भी तो सही हो सकता है कि आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ गया था, तो ये भी सही है भाई, ये भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ थर्ड देखो हैड गॉन, यहाँ मतलब आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब हैड गॉन ये किस में आता है, ये आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जा चुका हूँ, तो ये भी यहाँ पे सिंपली बैठ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। और देखो डी में है कि ऑल ए बी एंड सी करेक्ट, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये आपको अपने OMR शीट में टिक लगाना है, क्योंकि ये तीनों का अपने आप में इंक्लूड कर रहा है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी प्रश्न ये टेंस है, अगर आपको टेंस मालूम है ना तो ये आपके लिए काफ़ी आसान है, अगर नहीं मालूम है तो फिर तो आपके लिए दिक्कत वाला बात है। चलो अगला हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 to 8 में हम लोग 5वां करते हैं। ठीक है, चौथे के बाद 5वां करते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ओके, मतलब अगर इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहते हो, टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यानी नई चीज़ों के बारे में, यू आर तो तुम्हें मतलब तुम हो या तुम्हें होना पड़ेगा, कैसा होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है कि कॉशियस होना पड़ेगा, यानी सावधान होना पड़ेगा। कॉशियस मीन्स सावधान। ओके, चलो, या कौन, यहाँ देखो कॉशियस, ये कॉशियस है, ये क्या है, कॉन्शियस है। ओके, ये कॉशियस यानी सावधान, और ये कॉन्शियस है। कॉन्शियस मीन्स क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं कॉन्शियस मीन्स एक तरह से जागरूक, हम बोल सकते हैं जागरूक होना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, देखो जागरूक होने से काम नहीं चलेगा, सावधान होने से भी काम नहीं चलेगा। केयरलेस तो ये तो साफ गलत है। और यहाँ पे अंत है क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स इच्छुक होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा जी, हमें दोस्तों किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा क्या होती है, जिज्ञासु होती है। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर क्यूरियस, मतलब आपको क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। तो ये डी ऑप्शन एक तरह से बोले तो सही है, बिल्कुल राइट है। तो ये भी आप लोग का प्रश्न हो गया। चलो इसके बाद हम 6 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न ये आप लोग का ये एक तरह से सेंटेंस टाइप का है, इसको आपको रीअरेंज कर एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, लव माई टू शेयर टॉय ब्रदर हिज, इसको आपको अरेंज कर एक सेंटेंस बनाना है। तो चलो बनाते हैं। देखो सेंटेंस में आपको बनाते समय आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में भी आपका पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका मेन वर्ब, उसके बाद आप लोग का ऑब्जेक्ट, और अगर बाद में कुछ बचता है तो अंत में आप लोग का प्रेडिकेट भी हो जाएगा, पूरक एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, या अदर वर्ड भी इसको बोलते हैं। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ये गलत भाई, ऐसे ही पढ़ने में ही मालूम चला है। माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, गलत है। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, ये भी देखो, ये भी पढ़ने से ही मालूम आपको चल जाएगा ये गलत लग रहा है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ये सही लग रहा है। देखो माई ब्रदर लव्स मतलब मेरा भाई प्यार करता है
क्या या पसंद करता है टू शेयर हिज टॉयज, मतलब अपने खिलौनों को शेयर करना। तो ये बिल्कुल राइट है। और देखो ये टू पहले ही उपयोग कर दिया है तो ये गलत है। और इसमें देखो माई ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, और लव्स क्या है, लव्स आप लोग का एक तरह से बोल सकते हैं मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब हो गई। उसके बाद ये तो टू प्रीपोजिशन लगा है और शेयर हिज टॉयज, ठीक है, तो ये एक तरह से बोल सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। क्लियर। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये हम लोग का इसका सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न क्या करते हैं, और देखो माई ब्रदर सब तो आ गया, माई हो गया, ब्रदर हो गया, लव्स हो गया, लव्स भी आ गया, टू भी आ गया, माई भी आ गया, और इसमें हिज भी आ गया, ट्वाइज भी आ गया, सब कुछ आ गया, मतलब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है आप, ठीक है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद मैं मिला लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 इसमें भी 7 इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ डाउट हो रहा था इसमें कि शायद 1 2 वर्ड कहीं ना चला जाए इधर उधर। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ओके, इसमें से मिस स्पेल्ड कौन सा है। देखो पहला शब्द है अबंडेंस, यही देखो पहला ही मिस्टेक है। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ABUNDANC ही होता है, यहाँ पे DANC होता है, DANCE होता है, और इसका मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, मतलब अत्यधिक इसका अर्थ होता है। और देखो ये अटेंडेंस है, ये सही है बिल्कुल, ATTENDANC ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, एक्यूपेंटेंस, ओके, एक्यूप्टेंस ये भी सही है आप लोग का। एक्यूप्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्यूप्टेंस का मतलब यार मुझे दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है। एक्यूप्टेंस, सॉरी, एक्यूप्टेंस यहाँ यू रहना चाहिए तब ना है, ये एक्सेप्टेंस है, ACCEPTANC, ओके। यार कैमरा बीच में, कैमरा को भी ऊपर बार बार देखना पड़ रहा है ना, तो दिक्कत हो जा रही है। चलो ये एक्सेप्टेंस है, ACC यू नहीं है यहाँ पे, ACCEPTANC, एक्सेप्टेंस यानी एक तरह से स्वीकृति इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रहण करना एक तरह से बोल सकते हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये एक्विंटेंस है, ACQUAINTANC ये भी सही है, एक्विंटेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला शब्द, ये मतलब ये एयर फोर्स में भी मतलब पूछ चुका है ये क्वेश्चन, एक्विंटेंस, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका मतलब होता है फैमिलियर, FAMILIAR, फैमिलियर नहीं, जान पहचान वाला एक तरह से बोल सकते हैं, एक्विंटेंस। तो ये तीनों आप लोग वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है इन्हीं में से कोई आपका दे दे, तो आपको याद रखना जरूरी है। बाकी इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही आप लोग का गलत है, मिस स्पेल्ड हमें चुनना था, मिस स्पेल्ड मीन्स गलत शब्द, तो गलत शब्द पहला ही था, ठीक। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्रोविंग गर्ल। ओके, ही जम्प्ड इनटू द वेल, भाई ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से ही कि फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, तो ये जम्प्ड इनटू द रिवर यहाँ ये सही है, ये प्रीपोजिशन ये इनटू यूज होगा। चलो यहाँ इस पे ज़्यादा डिस्कस ना कर हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, आगे देखो यहाँ पे ये अब आ गया एक और पैसेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ ये एक पैसेज दिया है, और देखो ये पैसेज आप लोग के प्रोज वाले सेक्शन से होगा, PROSE, प्रोज मैं लिख देता हूँ, ये आप लोग के प्रोज वाले सेक्शन से होगा। और यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड आप लोग का 9 10 यानी 9 और 10 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे फर्स्ट आप क्वेश्चन ही पूछ दिया कि इन एनी पोएम्स दी डकलिंग एंड फादर स्वयं सिम्बोलिक। ओके, मतलब इस मतलब पोएम में, एनी पोएम में दी डकलिंग्स एंड फादर स्वयं सिम्बोलिक, जो डकलिंग है, ठीक है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं डक के जो बच्चे हैं वो, और जो फादर स्वयं है वो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखो आपने अगर यहाँ सबसे बड़ी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप जो भी इंग्लिश के जितने भी चैप्टर है आपके प्रोज के और पोएट्री के, सबको अच्छे से अगर आप पढ़ते हो ना, तो इसको आपको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप सीधे सीधे इसको मार सकते हो, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप मतलब यहाँ इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं यार, ये सीधे आपको आंसर मिल गया यहाँ पे कि भाई डकलिंग था, मतलब जो टीचर थे वो किसिंग, जो टीचर थे क्लास में ना, मतलब वो बच्चों को मतलब डराने के लिए ऐसा किए थे, और खासकर एनी को डराने के लिए ऐसा मतलब किए थे। क्या कि आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वयं with their baby ducklings who were beaten to death by the father। मतलब जो क्या किए,
मतलब पिता के द्वारा मार दिए गए, बिकॉज दे क्वैक टू सो, मतलब वो जो, क्योंकि वो बहुत कोलाहल मचा रहे थे। ये क्लास में टीचर मजाक करता है बच्चों से और मतलब वो उनको सचेत करता है कि तुम भी उन्हीं की तरह मतलब कर रहे हो, उन्हीं की तरह शोर कर रहे हो, और खासकर एनी की तरफ वो इशारा करते हैं। तो यहाँ जो यहाँ पूछा है कि मतलब यहाँ डकलिंग किसको सिंबॉलिक करता है, तो डकलिंग एनी को, और यहाँ पे जो मतलब फादर है स्वयं, मतलब फादर है मतलब किसका, फादर स्वयं है, वो किसको मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो वो टीचर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि टीचर ही बोलता है, किसिंग टीचर ही बोलता है। तो यहाँ पे केसिंग को रिप्रेजेंट करता है, मिस्टर केसिंग, यानी वही जो मैथ टीचर थे। आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा, ये जो आप लोग का ना ये प्रोज का थर्ड शायद चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसी का है ये। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका आसानी से उत्तर आप लोग दे लोगे। उसके बाद चलो अगला, इसमें 9 के बाद 10 नंबर इसी का प्रश्न है कि मिस्टर केसिंग हैज असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, ओके, मतलब जो मिस्टर केसिंग थे वो क्या थे, मतलब मैथ टीचर थे एनी के, तो उन्होंने उसको एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया, क्योंकि ही हेटेड हर, मतलब वो उससे मतलब हेट करते थे, या एनी वाज पुअर इन मैथ, मतलब एनी पुअर थी मैथ में इसलिए दिए, या फिर एनी हैड मिसबिहेव्ड विथ ही, मतलब एनी ने जो, मतलब एनी थी उसने मिसबिहेव्ड किया उनके साथ, या एनी टॉक टू मच इन द क्लास। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको आप लोग पढ़ोगे तो यहीं पे आपको मतलब यहाँ कहीं नीचे आओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, या ऑन कमेंट्स ये सब यहीं पे कहीं आंसर मिल जाएगा, आप पढ़िएगा। आप मतलब अगर पढ़े होंगे ना, पहले से ही आप पढ़े होंगे, तो यहीं पे आप साफ पहचाने होंगे कि वो क्लास में ज़्यादा बात करती थी, इसलिए उसको ज़्यादा उन्होंने मतलब काम दिया, होमवर्क दिया। सिंपल है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलो इसको मैं आगे चलता हूँ, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी मतलब बड़ी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद हम लोग 11 से 13 नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं। और देखो यहाँ से 11, 12, 13 अब क्या होगा, ये भी आप लोग के 11 से 13 तक के क्वेश्चन, यानी जो ये 3 क्वेश्चन है ये भी आपके प्रोज से ही होंगे। लेकिन प्रोज में देखो, अब आप कहोगे कि ये भी तो प्रोज से था, तो देखो ये जो प्रोज से था ये आप लोग को ये पैसेज बेस्ड था, ये पैसेज से आपको छांटकर इसका आंसर आपको देना था। लेकिन ये आप लोग का सीधे सीधे पूछ लिया है, सीधे सीधे ये प्रश्न पूछ लिया है और इसका आंसर देना है। जैसे मंडेला पास्ड और डॉट डॉट ईयर्स इन जेल, मतलब मंडेला ने कितने ईयर जेल में पास किया, 27, 22 या 30 या 29। तो देखो मंडेला ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा मंडेला वाला जो लेसन है आप लोग का, सेकेंड ही लेसन है आप लोग का शायद प्रोज का ना, हाँ सेकेंड ही चैप्टर शायद आप लोग का होगा। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उन्होंने लगभग 27 ईयर तक लगभग उनकी मतलब उनको जेल हो गई थी। तो यहाँ पे 27 आप लोग का हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही। अगला है कि ओके, महासीर इज अ डॉट 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 फाउंड इन कॉर्ग, ओके, ये क्या महासीर क्या है यहाँ पे, तो महासीर क्या है भाई, तो देखो महासीर अगर ये ना आप लोग का चैप्टर ना, ये देखो कॉर्ग यहाँ पे ये एक सिलेबल है, एक आप लोग का जो चैप्टर है ना, चैप्टर 4 आप लोग का शायद जो है ना ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, उसमें आप लोगों ने देखा होगा ग्लिम्पस ऑफ इंडिया जो चैप्टर है उसमें आप लोग के 3 ठे स्लेबल हैं, सॉरी स्लोबल मैं बोल रहा हूँ, स्लेबल ए बेकर फ्रॉम गोवा, और शायद एक कॉर्ग है करकर, और एक आप लोग का टीम टी ऑफ आसाम है, ऐसे कर 3 ठे शायद स्लेबल है। तो उसी में से जो कॉर्ग वाला ये स्लेबल है उसी में से ये क्वेश्चन है। उसी में कह रहा है कि ये जो महासीर है इज मतलब महासीर इज मतलब है, मतलब एक क्या है, अब यहाँ पे अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अ स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, या अ स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश। तो इस तरह ये ऑप्शन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर ये चैप्टर, तो आप साफ साफ इसके बी ऑप्शन पे आप लोग बी नहीं स्मॉल स्मॉल बोल रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल नहीं थी लार्ज थी, एक लार्ज क्या थी फ्रेश वाटर फिश थी ये महासासिर, ठीक, महासासिर में बोल रहा हूँ महासिर, ओके। तो ये आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला हम लोग 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि द बस कंडक्टर वाज अ मैन, डॉट डॉट यहाँ पे दिया, यहाँ क्या भराएगा, जो द बस कंडक्टर वाज मतलब बस कंडक्टर था कैसा आदमी, रूड या जोली या सेल्फी या स्ट्रेंज, मतलब रूड मीन्स मतलब रूडी व्यक्ति था, या जोली मतलब एक तरह से मजाकिया, सेल्फी मतलब आप जानते ही हो, सेल्फी नहीं सेल्फिश में तो एक तरह से जलने वाला, एक तरह से स्ट्रेंज मतलब अनोखा। तो
कैसा था भाई? तो देखो ये आप लोगों ने अपना चैप्टर मतलब जो 5 है ना आप लोग का प्रोज का ही चैप्टर 5 है, आप लोगों ने देखा मैडम राइड्स द बस वाला, उसी में का ये है, ठीक है। जो छोटी बच्ची होती है वो बस पे चढ़ने जाती है, तो मतलब जो ये बस कंडक्टर होता है उसको हाथ देता है कि भाई आओ चढ़ा दो, तो वो उनको डांट देती है कि मैं मतलब छोटी नहीं हूँ चढ़ जाऊंगी, ये वो तो उसी पे ये मजाक करते हैं कंडक्टर साहब, बोल देते ओह मैडम साहब चढ़ जाइए। तो इसीलिए चैप्टर का भी नाम है मैडम, ठीक है, शुरू में ही चैप्टर का नाम ही मैडम राइट्स दी बस। ओके, तो जो कंडक्टर था एक मजाकिया मतलब आदमी था, तो यहाँ ये जोली इसका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। ये अगला 14-15 नंबर प्रश्न आप लोग का क्या रहेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आप लोग का पैसेज बेस्ड रहेगा। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये आप लोग का, और ये आप लोग का यहाँ ये आपको अब पोइट्री से रहेगा। आपके पोइट्री से कोई पोइट्री दे देगी यहाँ पे 4-5 लाइन जो भी हो जितना भी दे, और उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ पूछा है जैसे 14 नंबर की हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। ओके, इसमें स्पीकर कौन है। उसके अलावा यहाँ हम इधर आ जाते हैं, इधर साइड में इधर भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। ओके, मतलब जो स्पीकर है इसमें बोल रहा है इस प्रकार क्योंकि। अब आगे इसका ऑप्शन है, चलो पहले हम लोग ये पैसेज देख लेते हैं। पैसेज क्या है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ओके, यहाँ अमांडा से आपको सीधे सीधे मालूम चलेगा पोइट्री में ये आप लोग का एक चैप्टर है अमांडा, उसी का ये मतलब लिया गया है, उसी का है ये, ठीक है। ये शायद चैप्टर 4 है, कि शायद चैप्टर 4 ही है आप लोग का पोइट्री का। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दी स्लंचिंग। ओके, स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि मतलब जो अमांडा की जो माँ होती है ना, अमांडा एक लड़की होती है, उसकी जो माँ होती है अमांडा को डांटती है, ठीक है, कि अपना नेल मत बाइट करो, नाखून मत बाइट करो, मत काटो, ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर, मतलब अपने शोल्डर को कुबर की तरह मत बनाओ। जैसे आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, मतलब जब पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो ऐसे पूरा ज़मीन पे मतलब अपना मतलब सर कर लेते हैं और पीछे से पीठ ऊपर की तरफ कर लेते हैं, तो वही उसकी माँ उसको मतलब बोल रही है, एक तरह से डांट रही है, एक तरह से बोल सकते हैं। स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, मतलब ऐसे करना बंद करो और इस सीधा मतलब बैठो, अपनी कमर सीधा कर लो, सीधा बैठो, ये उसकी माँ उसको बोल रही है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, इसमें स्पीकर कौन है। अमांडा है, हर पेरेंट्स है, हर फ्रेंड्स है, हर नाइवर यानी उसके पड़ोसी हैं। पड़ोसी तो है नहीं भाई, अमांडा तो खुद वो है नहीं, अपने आप को कैसे बोलेगी। अब देखो हर फ्रेंड्स तो है नहीं, हर पेरेंट्स है, तो देखो पेरेंट्स में यहाँ पे इसकी खासकर उसकी माता जी बोलती हैं, लेकिन पेरेंट्स में तो माता जी आ ही जाएंगी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी वाला। चलो इधर एक प्रश्न है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं इस बगल। 14 के बाद ये 15 नंबर, यहाँ 15 नंबर प्रश्न क्या है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, मतलब अभी जो हमने देखा इसमें उसकी माँ बोल रही थी लाइक दिस, मतलब यहाँ जो बोल रही थी ना, यहाँ पे बोल रही थी सबकी मतलब मत करो ये सब, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस, मतलब जो स्पीकर है ऐसा बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, क्योंकि अमांडा इज अनरूली गर्ल, या अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, या इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, या ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा, मतलब उसकी माँ अमांडा को डांटना ही चाहती थी। ये तो साफ गलत है भाई, डांटना ही क्यों चाहेंगी, कोई भी माँ अपने बच्चों को क्यों डांटना चाहेगी ऐसे ही, ठीक है। और देखो यहाँ अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है, जैसे ये सेकंड है, एक तरह से मतलब उपद्रवी थी वो, अनरूली यानी एक तरह से अनियंत्रित या उपद्रवी लड़की थी अमांडा, तो ये भी गलत है भाई, उपद्रवी थोड़े थी। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे एक शांत लड़की थी, अकेला रहना चाहती थी, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। और अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, मतलब अमांडा रिमेन्स में रहना रहती थी, अनटाइडी मीन्स गंदी एक तरह से बोल सकते हैं, या लापरवाह भी अनटाइडी मीन्स होता है, तो लापरवाह या गंदी, तो ये भी एक तरह से बोल सकते हैं गलत है। ये ऑप्शन आप लोग का सही है क्या कि वो मतलब इसलिए डांट रही थी कि वो मतलब वो अच्छा बिहेव करे। क्लियर। उसकी माँ यहाँ क्योंकि स्पीकर के हमें स्पीकर के हिसाब से जवाब देना है, तो इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर,
तो एक तरह से ये आप लोग का सही हो जाएगा, इसलिए वो अपनी मतलब क्या करती थी, उसको डांटती थी। चलो यहाँ पे उसके बाद हम लोग 16 से 20 नंबर के प्रश्न ये आप लोग को देख सकते हो, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब ये आप लोग के 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले, ये आप लोग के सप्लीमेंट्री रीडर से होंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग की जो बुक है ना प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, इन 3 भागों में बटी हुई है। तो यहाँ चलो अब हम लोग जो 16 से 20 तक के आप लोग के सप्लीमेंट्री वाले प्रश्न हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोग देख सकते हो 16वां कि इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ओके, ये देखो ये आप लोग का, इसमें आप लोग का ना, ये आप लोग का, ये अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप ऐसे फटाक फटाक लगाते जाएंगे, कोई मतलब दिक्कत भी नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे चलो आपको चैप्टर पढ़ना जरूरी है। आप चैप्टर जो भी आपको सप्लीमेंट्री के, पोएट्री के, प्रोज आके जैसे स्कूल में एक एक चैप्टर पढ़ाए जाते हैं अर्थ सहित, वो ऐसे आप पढ़िएगा, आप लोग के बहुत ही काम आएंगे, बहुत आप लोग के बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलो इसको कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है कि इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, मतलब क्या था कि ट्रिकी क्या था आप लोगों ने। सबसे पहले तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप लोग का ना आपका एक चैप्टर है सप्लीमेंट्री में, आप लोग जानते होंगे टिम्पस ऑफ सर्जरी, ऐसे कर ये शायद आप लोग का मतलब सर्जरी, ये फर्स्ट ही चैप्टर है आप लोग का। ठीक है, टिम्पस ऑफ सर्जरी कर एक चैप्टर है आप लोग का, फर्स्ट ही चैप्टर है शायद सप्लीमेंट्री का, उसी में का ये लिया गया है। तो इसमें इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, और ट्रिकी क्या था उसमें, ट्रिकी का मतलब डॉग था, कुत्ता था। और यहाँ पे इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, मतलब इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ट्रिकी जाता है ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसे मतलब एज ए गेस्ट के तौर पे अपने पास ज़्यादातर मतलब रखना चाहते हैं ज़्यादा दिनों तक। क्यों? क्योंकि उनकी जो मालकिन थी ना, मतलब ये ट्रिकी बीमार था तो डॉक्टर के पास था, तो लगभग ये मतलब ट्रिकी ठीक हो चुका था, लेकिन जो डॉक्टर थे ना वो उसको एज ए गेस्ट की तरह अपने पास रखे हुए थे जानबूझकर, क्योंकि उसकी मालकिन जो ये देखिए फम्फ्रे थी ना, मालकिन थी फम्फ्रे, वो काफ़ी मतलब धनी थी, और वो मतलब रोजाना डॉक्टर्स मतलब वो कुत्ते के लिए मतलब खासकर कुछ खाना मतलब भेजती थी, और उसके अलावा उसके साथ साथ डॉक्टरों को भी खाना भेजती थी, अच्छा अच्छा वाइन भी भेजती थी तो मतलब चाहते थे डॉक्टर की इसी तरह भेजती रहे कई दिनों तक, और हम लोग भरमा कर उसको रखे रहें। लेकिन वहाँ कुत्ता ठीक हो चुका था, लेकिन उसको एज ए परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखे थे, क्योंकि उनको काफ़ी खाने को काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे है कि मिस्टर आर फम्फ्रे डिड नॉट वांट टू ट्रिकी बैक, मतलब जो इसकी कुत्ते की जो मालकिन थी फम्फ्रे, उसको वापस नहीं लाना चाहती थी। ये तो गलत है भाई, वापस तो लाना ही चाहती थी। ठीक है, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ये क्या, इसका कोई मतलब नहीं है। ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, भाई रिकवरी तो हो ही गया था, लेकिन क्यों रखे थे आप जानते ही हो, तो ये भी गलत है। मिस्टर फम्फ्रे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल डैट द डॉक्टर्स इंजॉयड, सही बात है, मतलब जो भी वो बेचती थी उसका डॉक्टर इंजॉय करते थे, खाते पीते थे, इसीलिए वो उसको ज़्यादातर अपने पास रखना चाहते थे, बहाना बना कर कि अभी ठीक नहीं है ये वो। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अनिल टाट हरि सिंह टू। ओके, क्या अनिल टाट हरि सिंह टू क्या, यहाँ सबसे पहले तो ये आप लोग का एक मतलब पीछे देखे होंगे सप्लीमेंट्री में ही, ये आप लोग का शायद सेकेंड ही चैप्टर है थीफ वाला, चोर वाला उसमें। ठीक है, जिसमें ये हरि सिंह चोर होता है, और ये अनिल आप लोग का ये क्या होता है, ये लेखक होता है एक तो क्या होता है ना कि ये अनिल टाट हरि सिंह टू, चलो मैं कहानी नहीं बताता हूँ, नहीं काफ़ी लेट हो रहा है। अनिल टाट हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को क्या पढ़ाया, अनिल टाट हरि सिंह टू क्या, कुक एंड राइट, मतलब कुक यानी वही भोजन बनाना एक तरह से बोल सकते हैं, एंड राइट और लिखना, कुक राइट एंड एड नंबर, या फिर केवल राइट, या फिर कुक एंड एड नंबर। तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगी, अनिल सिंह ने, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अनिल था ना, अनिल, उसने हरि सिंह को क्या किया कि भोजन बनाना और उसके अलावा लिखना सिखाया, और उसने वादा किया कि मैं उसको नंबर भी ऐड करना सिखाऊंगा। तो यहाँ उसने सिखाया कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी केवल कुकिंग करना और राइट करना सिखाया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन उसने वादा किया था कि वो नंबर को भी ऐड करना सिखाएगा। तो काफ़ी लड़के यहाँ मारेंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि अभी 2 ही स्किल उसने सीखी थी। क्लियर,
चलो 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 18 नंबर प्रश्न है कि द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज। ओके, यहाँ ये इब्राइट वाला एक ये साइंटिस्ट वाला आप लोग का लेसन है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, आप लोग का सप्लीमेंट्री में ही उसी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज, कौन सी वो बुक थी जो उसके माँ के द्वारा दी गई थी? दी ट्रेवल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, या दी हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, या दी ट्रेवल ऑफ बटरफ्लाइज, या दी ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। तो ये थी भाई, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ये थी बुक, ठीक है, ये थी, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें हम लोग 19 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब, ओके, माटिल्डा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब माटिल्डा। देखो माटिल्डा कौन थी सबसे पहले, तो ये तो एक मतलब काफ़ी सुंदर औरत थी और काफ़ी असंतुष्ट थी, काफ़ी लालची थी, एक तरह से बोल सकते हैं, मिडिल क्लास औरत थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आप लोग का दी नेकलेस वाला चैप्टर है ना, उसी में मतलब उसी की एक पात्र है ये। तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इस मतलब ये जो माटिल्डा जो ये औरत थी इसको क्या करता है कि डिस्क्राइब करता है? तो रिच, रिच, रिच यहीं पे गलत है भाई, वो रिच नहीं थी ये माटिल्डा, मिडिल क्लास। आप लोग आपने उसमें पढ़ा होगा कि इसका एक क्लर्क मतलब क्लर्क जो था एक व्यक्ति, उससे इसका विवाह हुआ था और ये क्लर्क परिवार से ही बिलोंग करती थी, तो ये मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की थी। तो यहाँ यही ये पहला रिच लिखा है, तो इसी से ये गलत हो गया। यहाँ देखो फैशनेबल, फैशनेबल तो थी भाई, फैशनेबल थी, एम्बिचियस थी, ठीक है, एम्बिचियस थी, मिडिल क्लास थी। एम्बिचियस मीन्स ये एक तरह से अभिलाषी थी, मतलब काफ़ी इच्छा रखती थी हर चीज़ की कि एक मेरे पास होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। तो एम्बिशियस भी थी और मिडिल क्लास से भी थी। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसे गलत है? तो एम्बिशियस, मिडिल क्लास और सेटिस्फाइड नहीं थी, वो डिससेटिस्फाइड थी हर एक चीज़ से। तो यहाँ इस कारण ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और रिच थी, रिच तो है ही नहीं थी, तो ये भी गलत हो गया, ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। तो हमने 19 क्वेश्चन कर लिया। चलो इधर एक 20 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद ये हम लोग के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकाज, ओके, मतलब भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकाज, एक तरह से बोल सकते हैं भोली को स्कूल सेंड किया गया क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, मतलब उसके पिता एक तरह से दबाव महसूस कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। या हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड, ये तो साफ गलत है। आप लोग चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी माँ तो और विरोधी थी उसके स्कूल जाने के या उसके पढ़ने के, ठीक है, पिता से भी। या उसके बाद सी ऑप्शन है कि एवरीबॉडी इज सेंट हिज डॉटर टू स्कूल। देखो ये तो फैक्ट के अनुसार ये सही है, ठीक है, लेकिन चैप्टर के अनुसार ये आपका गलत है। चैप्टर के अनुसार ये गलत है कि उसके माता पिता तो उसको स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन स्कूल क्यों मतलब उसको जाने दिए बाद में? क्योंकि देखे कि मतलब उसका मतलब रूप भद्दा है, उसकी शादी भी नहीं होगी, तो उसके शादी के लिए यह आवश्यक है कि उसको थोड़ा पढ़ा दिया जाए, तो इसीलिए उन्होंने उसको स्कूल भेजा। तो इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, एक तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग के चैप्टर के अनुसार, ठीक है। ऐसे आप सामान्य भाषा में देखें तो उसके अनुसार तो ये आपका ये ऑप्शन सही होगा सी वाला, लेकिन ऐसा नहीं है, चैप्टर के अनुसार ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। तो इस प्रकार हमने ये 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपका कर लिया सॉल्व। बाकी किसी वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी ये मैं काफ़ी रात को ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी अगर कहीं दिक्कत हो गई होगी आपको वॉइस में मेरे, तो आप माफ़ करना, ठीक है। चलो इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।